नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं अंकित मिश्र एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम तक पर। दोस्तों, आज हम लोग अध्याय नंबर 6 को यहां पर देखने वाले हैं, जो महादेवी वर्मा द्वारा रचित हिमालय से है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि आपके पेपर में 6 अंक के एक पद्यांश आते हैं, जिसका आपको संदर्भ लिखना होता है, प्रसंग लिखना होता है, व्याख्या करनी होती है और साथ ही साथ आपको काव्यगत सौंदर्य भी लिखने होते हैं। तो इसी को हम लोग शानदार तरीके से समझने वाले हैं और अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा तो एक भी नंबर इसमें से आपको कटने वाला नहीं है। इसलिए वीडियो को समझिएगा। और हिंदी की अगर आपको तैयारी करनी है क्लास 10th की अच्छी तरीके से, तो आपको इस चैनल को फटाक से सब्सक्राइब भी कर लेना है, बिल्कुल भी देर नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर इसी प्रकार की वीडियो मिलेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले पद्यांश नंबर 1 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको शुद्ध उच्चारण करना चाहिए, आपको आना चाहिए, तभी आप इसको सही से अर्थ निकाल पाएंगे। तो सुनिएगा आप ध्यान से कि हे चिर महान, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, बरसा जाती रंगीन हास, सेली बनता है इंद्रधनुष, परिमल मलमल जाता बतास, पर रागहीन तू हिम निधान। तो इस तरीके से पद्यांश नंबर 1 है आपका। और इसमें सबसे पहले आपको लिखना होता है संदर्भ। तो संदर्भ आप किस तरीके से लिखेंगे भाई? आप संदर्भ इस तरीके से लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में, किस खंड में? आपके काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। तो भाई आपके यहाँ पर क्या लिखेंगे आप कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित, किसके द्वारा भाई? आपके यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित, उनकी एक आपके एक कविता संग्रह उनकी है सांध्य गीत, ठीक है, सांध्य गीत। तो यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से लिया गया है, ठीक है। तो इस तरीके से लिखेंगे, आपका पूरा संदर्भ हो जाएगा। फिर से सुनिएगा एक बार ध्यान से, और हो सके तो नोट भी कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके, कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है, ठीक है। आपका संदर्भ हो गया। इसके बाद आपको प्रसंग लिखना होता है। तो प्रसंग तो आप बहुत आसान होता है, इसी में जो चीज़ें आपको कही गई हैं वही आप प्रसंग में डाल सकते हैं। कि आपके इसमें आप इस तरीके से हिमालय के बारे में बताया गया, तो आप इस तरीके से प्रसंग लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवित्री महादेवी वर्मा जी ने हिमालय की प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। तो भाई जो हिमालय है उसका जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है, ठीक है, प्राकृतिक जो आपके सौंदर्य होता है उसका वर्णन किया है। तो ये आपका बन गया प्रसंग। और इसके बाद अब आपको लिखनी होती है व्याख्या। तो आइए हम लोग बताते हैं कि आपको व्याख्या किस तरीके से करनी है। तो इसके एक एक लाइन के अर्थ को समझते हुए चलेंगे और उसी तरीके से आपको व्याख्या करनी है, ठीक है। और उसके बाद हम लोग काव्यगत सौंदर्य को भी समझेंगे। एक अंक भी आपको कटने नहीं देंगे, बस आपको ध्यान से वीडियो को देखना है। तो आप लोग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे हे चिर महान। दोस्तों, चिर का मतलब तो आप लोग जानते होंगे। चिर का मतलब होता है कि आपके चिर का मतलब होता है सदैव, ठीक है। चिर का अर्थ आप सदैव, हमेशा, इस तरीके से लगा सकते हैं। इसका मतलब ये होता है। तो यहाँ पर कवित्री कह रही है कि हे चिर महान, मतलब कि आप इस तरीके से लिखेंगे व्याख्या में कि कवित्री आपके हिमालय की जो महानता है उसका वर्णन करते हुए कहती हैं। ये कुछ पंक्तियाँ आपको बढ़ाकर लिखनी है, तभी व्याख्या होती है, ठीक है। अनुवाद नहीं करना है, आपको पूरा व्याख्या करना है कि कवित्री महादेवी वर्मा जी ने क्या किया, आपके हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, ठीक है। चिर मतलब होता है सदैव, हमेशा, ठीक है। चिर हमेशा, तुम तो हमेशा से ही क्या हो, महान हो। तो भाई महादेवी वर्मा जी हिमालय से कह रही हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही क्या हो, आपके चिर महान हो, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है, तुम हमेशा से ही महान हो। आगे की पंक्तियां देखेंगे, यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल। दोस्तों, यहाँ पर है आपकी स्वर्ण रश्मि। स्वर्ण रश्मि का अर्थ होता है आपकी सुनहरी किरणें, ठीक है। स्वर्ण मतलब सुनहरी, रश्मि मतलब किरणें। तो यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, श्वेत भाल आपके श्वेत भाल, भाल मतलब होता है मस्तक, ठीक है। श्वेत मानने की ये बर्फ से ढका हुआ जो मस्तक होता है उसका, हिमालय का, उसका ये भाव दे रहा है श्वेत भाल का। आप अर्थ को समझिएगा। यहाँ पर कह रहे हैं कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें सफ़ेद बर्फ से ढके तुम्हारे मस्तक को छूती हैं, ठीक है, छूती हैं, तब तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी फैल जाती है। बरसा जाती रंगीन हास, ठीक है। तो यहाँ पर अर्थ बन रहा है कि तुम्हारे चारों ओर क्या हो जाती है, कि रंगीन हंसी सी फैल जाती है, ठीक है। समझ में आ गया बात? तो कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात सदियों से तुम्हारी महानता ज्यों की त्यों बनी हुई है। कुछ पंक्तियां बढ़ाकर लिखनी है, व्याख्या करनी है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, आगे लिखती हैं कि जब सूर्य की सुनहरी किरणें स्वर्ण रश्मि
तुम्हारे आपके सफ़ेद बर्फ से ढके हुए मस्तक को छूती हैं छू श्वेतभाल, आपके बर्फ से ढके हुए, ठीक है, तुम्हारे मस्तक को छूती हैं बरसा जाती रंगीन हास, तो तुम्हारे चारों ओर रंगीन हंसी सी बरसा यानी कि फैल जाती है, ठीक है, बरसा जाती रंगीन हास। समझ रहे हैं भाई? आगे बढ़ता हूँ। आगे लिखा है कि सेली बनता है इंद्रधनुष। सेली का मतलब अर्थ दोस्तों क्या होता है, तो आप यहाँ पर लिख लीजिए कि सेली का अर्थ होता है पगड़ी। सेली का मतलब क्या होता है? सेली का मतलब होता है आपके पगड़ी, ठीक है, सेली का मतलब क्या होता है आपके पगड़ी होता है। तो यहाँ पर मतलब वो इस प्रकार बताने का प्रयास कर रहे हैं कि जब श्वेत बर्फ पर दोस्तों जो होता है, जब श्वेत बर्फ पर सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो उस जैसे प्रिज्म से आपके कोई प्रकाश की किरण टकराती है तो 7 भागों में टूट जाती है, वैसे ही बर्फ प्रिज्म की तरह काम करता है। और जब सुनहरी किरणें इस पर पड़ती हैं श्वेत की, आपकी सूरज की, तो ये 7 रंगों में यानी कि इंद्रधनुष जैसा ये बन जाती हैं। तो आपको यहाँ पर अर्थ किस तरीके से लिखना है बोलता हूँ, सुनिएगा। अभी तो समझा दिया, अब आपको इस तरीके से लिखना है कि बर्फ पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें आपकी क्या होती हैं, कि सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो आपने देख ही लिया, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे जैसे सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो कैसा प्रतीत होता है? जैसे हिमालय ने अपने सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी बांध रखी हो। सेली यानी कि पगड़ी बांध रखी हो इंद्रधनुष ने। भाई जब उनके आपके क्या होता है तो जब उनके मस्तक पर यानी कि जो बर्फ से ढका हुआ उनका मस्तक है, उस पर जब सूर्य की सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, ठीक है, तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने सिर पर इंद्रधनुषी पगड़ी आपके पहन ली हो। तो इस तरीके से इसका अर्थ बन रहा है। आगे लिखा है कि परिमल मलमल जाता बतास। तो परिमल का अर्थ क्या होता है दोस्तों? आपके परिमल का अर्थ होता है सुगंध, ठीक है, परिमल का अर्थ क्या होता है यहाँ पर नोट कर लीजिएगा कि सुगंध होता है। तो आपके सुगंध होता है, बात को समझिएगा। तो यहाँ पर कहने का प्रयास कर रहे हैं कि जो आपके ठंडी हवा होती है, ठीक है, बतास का अर्थ होता है ठंडी हवा, तो जो आपके ठंडी हवा होती है वो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को, मलमल जाता बतास, तो तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को क्या कर देता है? तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देता है, ठीक है, परिमल मलमल जाता बतास यानी कि ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। और आगे लिखा है कि पर रागहीन तू हिमनिधान। आगे लिखती हैं कि पर तुम तो वैरागी की भांति उदासीन ही रहते हो, यानी कि तुम्हें जो ये वस्तुएं हैं, ये जो आपके हैं, इनसे कोई आपके अनुराग नहीं है, प्रेम नहीं है, इसीलिए तुम महान हो। मतलब ये सब चीज़ें होती हैं तुम्हारे साथ, फिर भी तुम रागहीन हो, तुम उदासीन हो, और इसीलिए तुम महान हो। तुम्हें इन चीज़ों पर घमंड नहीं है, कोई भी गर्व नहीं है, कोई भी अनुराग इनसे नहीं है। तो इस तरीके से पद्यांश 1 की व्याख्या आपकी बनती है। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको समझा दिया है, ठीक है, और आपको अपने शब्दों में इसको लिख लेना है, ठीक है, मैंने जो कहा है ऐसा ही नहीं होते। तो आपको एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, समझ लीजिएगा कि हे चिर महान, आपके कवित्री हिमालय की महानता का वर्णन करते हुए कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो हमेशा से ही महान हो, अर्थात तुम्हारी जो महानता है वो सदियों से ज्यों की त्यों बनी हुई है। यह स्वर्ण रश्मि छू श्वेत भाल, यानी कि सूर्य की सुनहरी किरणें जब बर्फ से ढके हुए तुम्हारे मस्तक पर पड़ती हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, नहीं तो जब पड़ती हैं तो तुम्हारे चारों ओर हंसी सी फैल जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है जैसे हिमालय ने इंद्रधनुषी पगड़ी बांध रखी हो। आपके ठंडी हवा तुम्हारे शरीर के प्रत्येक अंग को सुगंध से भर देती है। पर तुम तो वैरागी की भांति क्या होती है? आपके उदासीन ही रहते हो, अर्थात तुम्हें इन वस्तुओं से कोई अनुराग प्रेम नहीं है, और इसीलिए तुम महान हो। तो ये पद्यांश 1 की आपकी शानदार तरीके से आपकी व्याख्या बन गई, और इससे इस प्रकार से व्याख्या लिखेंगे तो कोई भी कॉपी आपकी चेक करेगा, पूरा आपको नंबर दे देगा, ठीक है। अब बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य पर। तो भाई आपको जो काव्यगत सौंदर्य लिखना है, सुनिएगा, जो आपको काव्यगत सौंदर्य लिखना है, और ये अगर आप लिख देंगे काव्यगत सौंदर्य अगर सही तरीके से, तो आपको पूरे 6 के 6 अंक मिलेंगे, ठीक है, 1 नंबर भी आपको यहाँ पर कटने वाला नहीं है, ठीक है। काव्यगत सौंदर्य का 1 नंबर होता है, ये आपको सौंदर्य तरीके से समझना है। सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य में आपको लिखनी होती है कि भाषा किस भाषा का प्रयोग हुआ है। तो भाई इसमें आपके ये जो पूरी पंक्ति है, इसमें किस भाषा का प्रयोग हुआ है, तो आप नोट कर लीजिए कि इसमें खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, ठीक है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गई इसकी आपके भाषा। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर कि भाषा के अलावा बात करते हैं कि किस शैली का प्रयोग हुआ है दोस्तों। तो आपके यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि शैली कौन सी है, तो ये चित्रात्मक एवं भावात्मक शैली है, ठीक है, चित्रात्मक है और भावात्मक शैली है। तो आप इसको देख लीजिएगा कि यहाँ पर कौन सी शैली का प्रयोग हुआ है, तो आपके चित्रात्मक शैली है, ठीक है, और आपके भावात्मक शैली है, भावात्मक शैली है। तो ये दोनों बात डाल लीजिएगा, आप इन चीज़ों को नोट कर लीजिए, इसको याद कर लीजिएगा, शैली किसका प्रयोग हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं कि रस, कौन सा रस यहाँ पर प्रयोग हुआ है दोस्तों इस पंक्तियों में, एक सेकंड, तो किस रस का प्रयोग हुआ है, एक बार आता है पेपर में। तो भाई यहाँ पर ध्यान दे लीजिएगा कि इसमें शांत रस का प्रयोग हुआ है। कौन सा रस का प्रयोग हुआ है, आपके शांत रस का प्रयोग हुआ है। और इसके अलावा दोस्तों आपको जो लिखना होता है, इसके अलावा आप छंद लिख सकते हैं कि किस छंद का प्रयोग हुआ है यहाँ पर।
तो किस छंद का प्रयोग हुआ है, आप इसको नोट कर लीजिएगा और यहाँ पर डाल दीजिए कि इसमें अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, अतुकांत मुक्त। ठीक है, बस इतना आपको याद कर लेना है। ठीक है, अतुकांत मुक्त। ठीक है, तो एक बार ध्यान दे लीजिए कि हमने क्या क्या यहाँ पर बताया आपको। यहाँ पर आपको बताया है कि भाषा देख लीजिए तो आपके खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप यहाँ पर शैली देख लिए तो शैली में चित्रात्मक और भावात्मक शैली का प्रयोग हुआ है। आपने रस देख लिया तो शांत रस का प्रयोग हुआ है। ठीक है, शांत रस का प्रयोग हुआ है, यानी कि गुण आपका माधुर्य है। और बात करते हैं छंद की, तो यहाँ पर अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है। तो ये हो गए काव्यगत सौंदर्य। इसके अलावा आपको डालना होता है अलंकार, कि इसमें कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है, ये मैं भी आपको पहचानवा देता हूँ। इसमें आपको कुछ रटने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आपकी मानवीकरण अलंकार है। सबसे पहले तो यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार क्या होता है, शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो मानवीकरण अलंकार होता है जहाँ पर दोस्तों जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं, जो प्रकृति की चीज़ें होती हैं उनको सजीव मानकर वर्णन किया जाता है, तो उसे कहते हैं मानवीकरण अलंकार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि क्या है दोस्तों, बात करते हैं हिमालय की, ऐसी कोई सजीव तो चीज़ है नहीं कि उसका हाथ है, उसके पैर है, उसके शरीर के अंग हैं, उसका कोई मस्तक है, ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन आप उसी प्रकृति की उन चीज़ों को उन्होंने सजीव रूप दे दिया, उसने मानव का रूप देकर उनके आपके उनके ऊपर जो बर्फ़ जो ढका हुआ है उसको उनका मस्तक बोल रहे हैं, उनके आपके अंग अंग को सुगंधित से भर रही हैं, तो क्या ऐसा कोई अंग है, नहीं है। लेकिन जब प्रकृति की जो चीज़ें होती हैं, जब उनको क्या होता है आपके, ठीक है, उनको सजीव मानकर वर्णन किया जाता है, तो वहाँ पर मानवीकरण अलंकार होता है। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का मानव के सदृश वर्णन किया गया है, यानी कि मानव के समान आपके हिमालय के प्राकृतिक सौंदर्य का आपके वर्णन किया गया है, मानवीकरण किया गया है, इसीलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। ठीक है, एक तो ये अलंकार हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपके इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार भी है। ये पिछली क्लासों में मैंने आपको बताया कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार क्या होता है, एक बार फिर से बताऊंगा, सुन लीजिएगा। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार दोस्तों होता है जहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति होती है, उसे कहते हैं आपके, ठीक है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं कि मलमल, एक ही शब्द की पुनरावृत्ति 2 बार हुई है, तो आप लिख सकते हैं कि मलमल में एक शब्द की पुनरावृत्ति होने से ही आपके यहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। तो ये 2 अलंकार हो गया। तो आपने काव्यगत सौंदर्य में भाषा देख लिया कि भाषा आपकी क्या है, तो भाषा आपके खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। शैली आपकी कौन सी है, तो चित्रात्मक और भावात्मक शैली है। इसके अलावा आपके रस कौन सा है, तो आपके शांत रस है। छंद कौन सा है, तो अतुकांत मुक्त छंद है। ठीक है, इसके अलावा आपको अलंकार देखने को मिल गया, तो इसमें एक मानवीकरण अलंकार है, क्योंकि हिमालय का प्राकृतिक सौंदर्य का आपके मानव के सदृश मानवीकरण किया गया, इसलिए यहाँ पर आपके मानवीकरण अलंकार है, एक इंपॉर्टेंट ये हो गया। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, क्योंकि यहाँ पर एक शब्द की पुनरावृत्ति हुई है मलमल में। ठीक है, तो ये आपका काव्यगत सौंदर्य हो गया। संदर्भ लिख लिया, प्रसंग लिख लिया, व्याख्या कर लिया और आपने काव्यगत सौंदर्य लिख लिया, तो ये पद्यांश आ गया, तो पूरे 6 नंबर आपके क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं पद्यांश नंबर 2 की तरफ। ठीक है, पद्यांश नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, ध्यान से वीडियो को देखते हुए चलेंगे। तो यहाँ पर पद्यांश को शुद्ध उच्चारण करेंगे कि नभ में गर्वित झुकतान शीस, पर अंक लिए है दीन क्षार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। नभ में गर्वित झुकतान शीस, पर अंक लिए है दीन क्षार, आपके मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। तो भाई इसमें कुछ कठिन शब्दों की बात करते हैं, तो नभ मतलब होता है आकाश, सभी को पता है, कोई कठिन नहीं है। गर्वित मतलब होता है गर्व से भरा हुआ। ठीक है, गर्वित मतलब गर्व से भरा हुआ। शीश मतलब होता है सर। ठीक है, शीश मतलब जो सिर होता है उसे ही कहते हैं आपके। पर अंक, अंक मतलब होता है गोद। अंक मतलब क्या होता है, अंक मतलब जो गोदी में नहीं लेते हैं, तो अंक भरना है, फिर अंक में लेना, गोद में लेना, इस प्रकार की बात करते हैं। ठीक है, क्षार मतलब मिट्टी होता है। ठीक है, मन गल जाता नत विश्व देख, तनसा लेता है कुलिस भार। कुलिस का मतलब क्या होता है दोस्तों, कुलिस का मतलब होता है कठोर। ठीक है, और आपकी बात करते हैं मृदु की, तो मृदु का अर्थ होता है कोमल। ठीक है, अब अर्थ को समझेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो आपको संदर्भ लिखना है। संदर्भ मैंने आपको बता ही दिया कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित शांत गीत से ली गई है। ठीक है, इस तरीके से आपको यहाँ पर क्या लिखना है, संदर्भ लिखना है। फिर आपको प्रसंग लिखना है। प्रसंग थोड़ा सा आप बढ़ा चढ़ा कर लिख सकते हैं कि किस तरीके से इसमें हिमालय की दृढ़ता का किस तरीके से वर्णन किया गया है। ठीक है, उसकी भावनात्मक अनुभूतियों का वर्णन किया गया है, हिमालय की कठोरता और कोमलता दोनों का वर्णन किया गया है। इस तरीके से प्रसंग लिख सकते हैं। जो इसमें अर्थ है उसको आप प्रसंग में डाल सकते हैं। और फिर आपको व्याख्या लिखनी है। ठीक है, व्याख्या लिखनी है।
आइए हम लोग इसके अर्थ को समझते हैं और व्याख्या करते हैं। ठीक है, फिर आपको काव्यगत सौंदर्य भी बताएंगे। बहुत ही शानदार सी क्लास है, अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक भी कर लीजिएगा और ऐसी ही क्लासों को देखने के लिए सब्सक्राइब भी कीजिएगा। अपने फ्रेंडों को भी अवश्य बताइएगा, अपने फ्रेंडों को भी अवश्य बताइएगा। अब देखते हैं पंक्तियां। नभ में गर्वित झुकतान शीश। आप डालेंगे व्याख्या में कि महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो। नभ में गर्वित, गर्व से नभ में अपना सिर आपके उठाकर खड़े हो, यानी कि तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है। तो लिखेंगे आपकी महादेवी जी कहती है कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के भी सामने झुकता नहीं है। झुकता नशीस, किसी के भी सामने तुम्हारा सिर झुकता नहीं है। पर अंक लिए है दीन क्षार, पर अंक लिए है दीन क्षार। ठीक है, पर अंक लिए है दीन क्षार। आगे लिख रहे हैं कि पर तुम इतने कृपालु हो, इतने दयावान हो। ठीक है, एक तो तुम इतने हो कि तुम्हारा सिर किसी के सामने नहीं झुकता है, लेकिन तुम इतने कृपालु हो, इतने दयालु हो कि तुमने इन दीन रूपी तुक्ष मिट्टी की धूल को क्या लिए हो, आपके गोद में लिए खड़े हो। तो कितनी बढ़िया पंक्तियां यहाँ पर हैं, ध्यान से सुनिएगा कि महादेवी जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से नभ में अपना सिर गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है। पर तुम इतने कृपालु हो, इतने दयालु हो कि तुम इन दीन रूपी मिट्टी के धूल को अपनी गोदी में लेकर खड़े हो। इतने ये दयालु भी हैं। आगे लिखते हैं कि मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। लिख रहे हैं कि संसार का मस्तक, भाई आपके हिमालय के सामने तो सभी लोग छोटे हैं, सभी नीचे हैं, तो उनका मस्तक सभी का आगे झुका ही रहता है। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि मन गल जाता नत विश्व देख, यानी कि संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, गल जाता है, पिघल जाता है। मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार। कितना बढ़िया यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि हिमालय की बात करते हैं तो संपूर्ण विश्व का आपके मस्तक अपने सामने झुका देखकर इनका मन गल जाता है, और मन जो गल जाता है, पिघल जाता है, उसी से जो आपकी नदियां होती हैं, सरिताएं होती हैं, तो वहीं से आपके सरिताओं के रूप में वो प्रवाहित होने लगता है। जैसे हम लोग रोते हैं तो पानी बहती है, वैसे जब हिमालय रोता है तो नदियां बहती हैं। जो हिमालय से नदियां निकलती हैं वो इसीलिए निकलती हैं। क्या शानदार वर्णन महादेवी जी करती हैं। तो मन गल जाता नत विश्व देख, यानी कि संसार का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन दया से पिघल जाता है, और सरिताओं के रूप में, नदियों के रूप में, तरिणी के रूप में पिघलने, आपके प्रवाहित होने लगता है। आगे लिख रहे हैं कि तन सह लेता है कुलिस भार। लिख रहे हैं कि तुम्हारा जो शरीर है, तन है, शरीर है, क्या करता है, वो इतना कठोर है कि वो वज्र के, कुलिस भार यानी कि वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेता है। तो तन सह लेता है कुलिस भार, यानी कि तुम्हारा जो शरीर है इतना कठोर है, ठीक है, कि वो वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेता है। और लिख रहे हैं कि कितने मृदु, कितने कठिन प्राण, लेकिन तुम भीतर से कितने कोमल हो और बाह्य रूप में तुम कितने कठोर दिखाई देते हो। क्या शानदार वर्णन महादेवी जी कर रही हैं हिमालय के बारे में। तो यहाँ पर एक बार फिर से ध्यान देंगे सारी पंक्तियों के बारे में। व्याख्या बहुत जरूरी होती है, इसलिए व्याख्या मैं आपको 2 बार बताता हूँ। तो नभ में गर्वित झुकतान शीश, पर अंक लिए है दीन क्षार, मन गल जाता नत विश्व देख, तन सह लेता है कुलिस भार, कितने मृदु कितने कठिन प्राण। कह रहे हैं कि हे हिमालय, तुम स्वाभिमान से अपना सिर आसमान में गर्व से ऊंचा उठाकर खड़े हो, अर्थात तुम्हारा सिर किसी के सामने झुकता नहीं है, लेकिन तुम इतने कृपालु हो कि तुम इन दीन रूपी मिट्टी के धूल को अपनी गोदी में लिए खड़े हो। संपूर्ण विश्व का मस्तक अपने सामने झुका देखकर तुम्हारा मन आपके दया से पिघल जाता है, और सरिताओं के रूप में, नदियों के रूप में आपके प्रवाहित होने लगता है। संसह लेता है कुलिस भार, तुम्हारा शरीर इतना कठोर है कि तुम वज्र के आघात को भी सरलता से सह लेते हो। तुम भीतर से कितने कोमल और बाहर से कितने कठोर दिखाई देते हो। तो इस तरीके से आपकी व्याख्या करती हैं, इस तरीके से यहाँ पर वर्णन करती हैं महादेवी जी। तो संदर्भ हो गया, प्रसंग हो गया, व्याख्या हो गई। अब बात करते हैं काव्यगत सौंदर्य की। काव्यगत सौंदर्य की बात करते हैं दोस्तों। अगर मेरा पढ़ाना आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि मेरा पढ़ाना आपको कैसा लगता है, ठीक है। तो आप जरूर यहाँ पर लिखिएगा। काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले आपको क्या करना है, मैंने आपको बता ही दिया
कि सबसे पहले आपको भाषा लिखनी होती है कि किस भाषा का प्रयोग हुआ है पंक्तियों में। तो मैंने आपको बता दिया कि ये खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है। किसकी? खड़ी बोली हिंदी का। जैसे आप लोग जानते हैं कि सूरदास जी ब्रजभाषा का प्रयोग करते थे, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखी है वो आपकी अवधी भाषा में प्रयोग की है। ठीक है, तो अनेक भाषाओं में, इंग्लिश भाषाओं में, आपके तमिल, तेलुगु, कन्नड़, कई भाषाओं में साहित्य लिखे जाते हैं। तो ये जो पंक्तियाँ हैं ये आपके खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है इन पंक्तियों में। शैली की बात करते हैं तो शैली आपकी चित्रात्मक और भावात्मक है, बता ही दिया मैंने पीछे पंक्तियों में। रस की बात करते हैं तो बिल्कुल शांत रस का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। और बात करते हैं दोस्तों आपके छंद की, तो छंद आपका है अतुकांत मुक्त छंद। जो पीछे लिखा था सब वही है। भाषा ठीक है खड़ी बोली हिंदी, शैली आपके चित्रात्मक और भावात्मक, रस आपके शांत रस, छंद में अतुकांत मुक्त छंद। ठीक है, और अब चर्चा होगी आपके अलंकार के ऊपर, जो आपको इसी में से पहचानना है। ठीक है, अलंकार आपको इसी में से पहचानना है। एक बात को जान लेना कि चाहे जो भी पंक्ति आ जाए, भाई एक ही पंक्ति तो आएगी, चाहे जो भी पंक्ति आ जाए उसमें एक आपको मानवीकरण अलंकार तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि पूरी पंक्तियों में आपके पूर्वी कविताओं में हिमालय का जो प्राकृतिक सौंदर्य है इसको आपके मानव के सदृश मानवीकरण किया गया है, इसलिए मानवीकरण अलंकार आपको लिखना है, पहला है। सेकंड में आपको यहाँ पर अनुप्रास अलंकार डालना है। ठीक है, अनुप्रास अलंकार डालना है और इन पंक्तियों पर जोर दीजिए। गर्वित झुकता, गर्वित झुकता, इसके अलावा कितने कठिन, कितने कठिन, इन पंक्तियों को देखिए। और इसमें आप देख रहे हैं कि इसमें देखिए त वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, त वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है और यहाँ पर आपके क और न, ठीक है, क और यहाँ पर आपके न, इन आपके वर्णों की पुनरावृत्ति होने से यहाँ अनुप्रास अलंकार है, ये अनुप्रास हो गया। इसके अलावा बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार भी है यहाँ पर। ठीक है, उत्प्रेक्षा अलंकार भी है और यहाँ पर मानवीकरण तो है भाई है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर आपके अलंकार हो जाते हैं। ठीक है, उत्प्रेक्षा समझाना आपको कठिन हो जाएगा, तो आप इतने भी अगर लिख देंगे मानवीकरण अनुप्रास, तभी आपको पूरा नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। क्या हो जाएगा? आपको पूरा नंबर आपको मिल जाएगा। ठीक है, पूरा नंबर आपको क्या हो जाएगा? मिल जाएगा। आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं नेक्स्ट पंक्तियों की तरफ, और पंक्ति नंबर आपके 3 की तरफ हम लोग आ गए। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 2020, 2014, 2004 3 बार ये हुई है रिपीट, तो इसको आपको पद्यांश नंबर 3 को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि ये प्रश्न सीधे एग्जाम में आ सकते हैं। ये वाली पंक्ति आपको सीधे एग्जाम में देखने को मिल सकती है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे कि टूटी है तेरी कब समाधि, झंझा लौटे सतहार हार, बह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, सुख से विरक्त दुख में समान। क्या शानदार पंक्तियां महादेवी जी लिखती हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि। समाधि का मतलब दोस्तों क्या होता है? आपके समाधि का मतलब होता है कि समाधि यानी तपस्वी, आप लिख सकते हैं किताब से, तपस्वी समाधि आप समझते हैं अर्थ का। ठीक है, झंझा लौटे सतहार हार, झंझा यानी कि जो आदियां होती हैं ये आपके शत यानी कि आपके सैकड़ों बार हार गए, हार हार के लौट आए। बह चला दृगों से किंतु नीर, बह चला दृगों से किंतु नीर, दृग मतलब होता है आंखों से, नीर मतलब पानी। सुनकर जलते कण की पुकार, जलते कण की पुकार यानी कि धूप से जो आपके जो तप्त धूल के कण होते हैं उनकी व्यथा को आप उनको लिख रही हैं आपकी कविता में, जलते कण की पुकार। और सुख से विरक्त, सुख से विरक्त यानी कि बैरागी जो होते हैं, ठीक है, अनुरक्त का विरक्त जो होता है, आपके समझते हैं कि नहीं आप लोग? तो विरक्त, ठीक है, आपके दुख में समान। तो यहाँ पर आपके संदर्भ आपको किस तरीके से लिखना है, तो संदर्भ में आप सभी को समझना है कि संदर्भ में आपको लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। आपको प्रसंग डालना है, ठीक है, प्रसंग डालना है, प्रसंग लिख देंगे तो बहुत अच्छा नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, वैसे तो आपके प्रसंग का कोई नंबर नहीं है, लेकिन अगर प्रसंग नहीं लिखेंगे तो आपको पूरे 6 नंबर नहीं मिलेंगे। अगर पूरे 6 प्राप्त करने तो संदर्भ, प्रसंग, व्याख्या, काव्यगत सौंदर्य चारों चीजें लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। प्रसंग में आप डाल सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश में हिमालय की दृढ़ता का वर्णन किया गया है, साथ ही उसके प्रति अपनी भावनात्मक अनुभूति का वर्णन किया गया है, यानी किसी प्रकार से आप प्रसंग लिख सकते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको किताब की भाषा बता दी। और व्याख्या की बात करते हैं तो व्याख्या हम लोग करेंगे, फिर काव्यगत सौंदर्य की तरफ भी हम लोग चलेंगे। ठीक है, तो लास्ट पंक्ति है, सुनिएगा ध्यान से, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इस पर आप स्टार मार्क लगा लीजिए 3 बार और इसको आप बहुत ही शानदार तरीके से सुन लीजिएगा। टूटी है तेरी कब समाधि, यानी कि कवित्री जो है वो कहती है कि हे हिमालय, हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, और तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी, तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी, यानी ये टूटेगी ही नहीं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि टूटी है तेरी कब समाधि, यानी कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो और तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी। झंझा लौटे सतहार हार,
झंझा यानी कि जो आंधी के होते हैं, जो आंधी होती है उसके साथ यानी उसके सैकड़ों जो झोंके हैं, उसके सैकड़ों जो झटके हैं, झोंके हैं, वो आपके क्या हैं, आंधी के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे पर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके और वे खुद ही हार मानकर लौट गए। क्या शानदार वर्णन किया यहाँ पर कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो, तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी। झंझा लौटे सत हार हार, यानी कि आदि के सैकड़ों झटके आपके तुम्हें लगे पर तुम्हारा कुछ ना बिगाड़ सके, यानी कि वो स्वयं ही हार मानकर लौट गए, तुम्हें विचलित नहीं कर सके। वह चला दृगों से किंतु नीर, वह चला दृगों से किंतु नीर, मतलब यहाँ पर एक प्रकार से वर्णन कर रहे हैं कि एक और तो भाई आप इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो कि आंधी के सैकड़ों झटके भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सके, लेकिन दूसरी ओर तुम इतने भावुक हो, इतने सहृदय हो कि धूप में जलते हुए, ठीक है, सुनकर जलते कण की पुकार, यानी कि धूप में जलते हुए जो धूल आपके धूप में जलते हुए तुम जो कण होते हैं उनकी पुकार को सुनकर तुम्हारे दृगों से, तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। भाई जब क्या होते हैं आपके, जैसे हिमालय से बहुत सारे क्या होते हैं, कण होते हैं, ठीक है, तो जब उस पर जब उस पर आपके सूर्य की प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो वो आपके उतना ज़्यादा उनका ताप होता है कि उससे उनकी इन व्यथा को देखकर तुम्हारे दृगों से आपके यहाँ पर तो क्या होता है, नीर बहने लगता है, यानी कि आपके यहाँ पर आप रोने लगते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा यहाँ पर वर्णन किया गया है, आपके ऐसा कोई वास्तविकता नहीं है, इमेजिन टाइप का किया गया है, लेकिन बहुत शानदार सा ये आपकी कल्पना है। तो वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, यानी कि एक तरफ तो यहाँ पर बता रहे हैं कि आप इतने कठोर हो, इतने कठोर हो कि आपकी आंधियां भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाई, आपको विचलित नहीं कर पाई, लेकिन दूसरी ओर आप इतने क्या हो, सहृदय हो, इतने भावुक हो कि धूप में जलते हुए जो कण की पुकार होती है, ठीक है, कण की जो व्यथा होती है, उसको सुनकर तुम्हारे क्या हुआ, तुम्हारे दृगों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारी आंखों से, तुम्हारे दृगों से क्या हुआ, आपके तुम्हारे आंसुओं से, आपके दृगों से, तुम्हारे नेत्रों से आंसुओं की धारा फूट पड़ती है। यानी कि तुम किसी को दुख को नहीं देख सकते हो, तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त हो, सुख से क्या होगे, सुख से विरक्त हो, यानी कि सुख में आपके वैराग्य धारण करे, तो सुख से तुम्हें कोई लगाव नहीं है, सुख से तुम विरक्त रहते हैं और तुम सुख की कामना नहीं करते हो, ठीक है, तुम तो सुख और दुख दोनों में समान भाव स्थित रहते हो और यही भावना तुम्हारी उच्चता का प्रतीक है, इसीलिए तुम इतने महान हो। समझ गए होंगे आप लोग, ठीक है। एक बार फिर से पद्यांश की तरफ आऊंगा जिससे कि एक भी पंक्ति आपको छूटे ना, बार बार मैं आपको एक एक पंक्तियों को अर्थ समझा रहा हूं, जिससे कि आप इस क्लास को छोड़कर जब जाएं तो आपको ये वाला जो पाठ है हिमालय से वाला, इसमें कोई भी डाउट आपका बना न रहे। टूटी है तेरी कब समाधि, कवित्री महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि हे हिमालय, तुम तो एक तपस्वी की भांति समाधि लगाकर बैठे हो और तुम्हारी यह समाधि कब टूटेगी। झंझा लौटे सत हार हार, यानी कि आदियों के सैकड़ों झटके तुम्हें लगे लेकिन तुम्हारा कुछ न बिगाड़ सके, वो खुद ही हार मानकर लौट गए। वह चला दृगों से किंतु नीर, सुनकर जलते कण की पुकार, कहने कि तुम तो एक और इतने दृढ़ हो, इतने कठोर हो कि आदियों के झटके भी तुम्हें विचलित नहीं कर पाते हैं, लेकिन दूसरी ओर तुम इतने सहृदय हो, इतने आपके कोमल हो, इतने भावुक हो कि धूप में जलते हुए जलती कण की पुकार, धूप में जलते हुए कण की व्यथा को सुनकर तुम्हारे दृगों से यानी तुम्हारे नेत्रों से आंसू की धारा फूट पड़ती है। तुम तो एक योगी हो जो सुख से विरक्त रहते हो, अर्थात तुम सुख की कामना नहीं करते, उससे विरक्त रहते हो और तुम सुख दुख में समान भाव स्थित रहते हो, यानी कि तुम सुख दुख चाहे जो पड़े समान भाव रखते हो और यही तुम्हारी उच्चता का प्रतीक है। इस तरीके से आपकी व्याख्या होगी पद्यांश नंबर 3 की। और अब हम यहाँ पर थोड़ा सा काव्यगत सौंदर्य समझेंगे और ये पाठ आपका समाप्त हो जाएगा। काव्यगत सौंदर्य को समझते मात्र ही आपका पाठ ये समाप्त हो जाएगा। तो काव्यगत सौंदर्य आप लोग सुनेंगे। सबसे पहले काव्यगत सौंदर्य में आपको क्या चुननी है, बिल्कुल समझ गए आप, क्योंकि इससे पहले मैंने चींटी वाला पार्ट पढ़ाया था, डिस्क्रिप्शन में लिंक जाकर देख लेना, चींटी वाला पार्ट है, ठीक है। तो उसमें भी मैंने आपको ये चीज़ें बताई थी। तो ये आपकी भाषा सबसे पहले लिखनी है और भाषा है आपके कौन सी भाषा है, बहुत ही सुंदर, खड़ी बोली हिंदी भाषा है। क्या है, खड़ी बोली हिंदी भाषा है। शैली आपको लिखना है भाई आपके, ठीक है, शैली लिखना है, ठीक है। शैली क्या है दोस्तों, तो यहाँ पर तो गीत शैली का है, वहाँ पर तो आपके यहाँ पर गीत शैली है, थोड़ा स्पेशल है क्योंकि ये शैली जो है आपके गीत रूप में है, आप इसको पढ़ेंगे खुद समझ जाएंगे। तो ये गीत शैली का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर आपको वो पुराना वाला शैली नहीं है, उसमें भावात्मक थी, चित्रात्मक थी, लेकिन ये गीत शैली है, ठीक है। और यहाँ पर बात करते हैं तो रस की, तो रस तो वही रहेगा, ठीक है, शांत रस, और छंद भी बिल्कुल वही है, अतुकांत मुक्त छंद का प्रयोग हुआ है, लेकिन शैली यहाँ पर गीत शैली है, समझ लीजिएगा।
इसके अलावा आपको थोड़ा सा अलंकार लिखना पड़ता है, ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा। अलंकार थोड़ा सा लिखना पड़ता है और आप अलंकार लिख देंगे तुरंत फटाफट से कि यहाँ पर एक तो आपके पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हार हार में, ठीक है, हार हार में एक ही शब्द की पुनरावृत्ति होने से यहाँ एक पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, ठीक है। और एक डाल दीजिएगा कि मानवीकरण अलंकार है। आप कहेंगे सर सब में मानवीकरण अलंकार बता रहे हैं, लेकिन बेटा आएगा तो एक ही, आएगा तो एक ही ना, मानवीकरण अलंकार मैं बता रहा हूँ सब में, लेकिन आएगा तो एक है ना, एक पद्यांश 1 2 3 तीनों आ जाएगा, तीनों को लिखना है कि सब में वही एक चीज़ लिख रहे हो। एक पद्यांश आएगा तो चाहे आप जो भी लिख रहे हो सब में आपको मानवीकरण अलंकार डाल देना है कि आपके क्या हो दोस्तों, आपको बता देना है कि आपके जैसे इस वाले में बात करते हैं उसमें समाज शब्द में मानव रूपी प्रस्तुति की गई है कि तुम समाज लगाकर बैठे हो। कोई आपके हिमालय कौन सी समाज लगा सकता है, लेकिन आपके यहाँ पर आप डाल सकते हैं कि इस पद्यांश में जो आपके समाज शब्द है इसका मानव रूपी प्रस्तुति की गई है, यानी कि मानवीकरण किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर ये हो गया आपके, ठीक है, तो यहाँ पर ये हो गया और इसी साथ आपका ये पद्यांश नंबर 3 भी हो गया। और अब आपका एक पद्यांश और है शायद ना, एक पद्यांश और है, एक पद्यांश और है, मैंने सोचा लास्ट पद्यांश है, नहीं एक पद्यांश आपके है, पद्यांश नंबर 4। चलिए इसको भी हम लोग समझ लेते हैं भाई, हमने सोचा तो पाठ हो गया, लेकिन अभी एक पद्यांश और भी है। चलिए फिर इसको समझ लेते हैं कि इसमें किस तरीके से आपको देखना है। तो चलिए भाई हम लोग पद्यांश नंबर 4 को भी देख लेते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश ये भी है। ये भी देखिए आपके 3 बार, ठीक है, 3 सालों में ये रिपीट हुआ है। तो आपको पद्यांश नंबर 3 और 4, वैसे तो पूरे 4 पद्यांश हैं, लेकिन 1 2 भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 3 और 4, तो इनको भी आपको विशेष रूप से देखना है। वैसे पूरे पद्यांश, लेकिन 3 4 को विशेष रूप से देख लेना, ये पेपर में आ सकते हैं, ये भी बता देता हूँ। और इसको भी अच्छी तरीके से समझेंगे दोस्तों। इन पंक्तियों में आपके कवित्री क्या करती हैं कि हिमालय के जो गुण हैं उसको अपने 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 गुणों में उसको उतारना चाहती हैं, ठीक है, अपने अपने शरीर में उसे उतारना चाहती हैं। तो आप इसमें संदर्भ डालेंगे, ठीक है, किस तरीके से प्रसंग व्याख्या करनी है सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले 2 पंक्तियां आपको सुनाना चाहता हूँ, ठीक है। स्वयं मैं 1 2 गाने की लाइन है सुना देता हूँ, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, आप लोग बताइएगा कि कैसी पंक्तियाँ हैं, जिससे आपको एक बार थोड़ा सा मनोरंजन भी आपका हो जाएगा और फिर पढ़ने में ऊबन भी आपको नहीं आएगी। तो 1 सेकंड आपको मैं 4 पंक्तियाँ सुना देता हूँ। आकाश की ये ऊंचाई, सागर की ये गहराई, आकाश की ये ऊंचाई, सागर की ये गहराई, मेरे मन में है समाई, माई माई हो माई। आगे बढ़ता हूँ भाई आपके, तो माँ के चरणों में थोड़ा सा बंधन हो गया। तो यहाँ पर देखते हैं ध्यान से कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप, उर्मे पावश दीर्घ में विहान, उर्मे पावश दीर्घ में विहान। तो मेरे पहले संदर्भ की तरफ बढ़ते हैं भाई, आपके संदर्भ की तरफ बढ़ते हैं। तो संदर्भ लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के हिमालय से शीर्षक से उद्धृत है। यह कवित्री महादेवी वर्मा द्वारा रचित सांध्य गीत से ली गई है। प्रसंग डालेंगे और प्रसंग में आपको वही जैसे मैंने बताया भी आपको कि आपके प्रस्तुत पद्यांश कवित्री में, प्रस्तुत पद्यांशों में कवित्री हिमालय को देखकर उसके गुणों को अपने मन में सहेजने की कामना करती हैं, ठीक है, ये प्रसंग हो गया आपके। और फिर आपको डालनी है आपकी व्याख्या, फिर आपको डालनी है आपके यहाँ पर व्याख्या। यहाँ पर व्याख्या किस तरीके से करेंगे, मेरे जीवन का आज मुख, महादेवी जी कहती हैं, ठीक है, महादेवी वर्मा जी कहती हैं कि जो मेरे जीवन के, यहाँ पर दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं थोड़ा और डिटेल में कि महादेवी जी कहती हैं, ठीक है, कि मैं तो यह कामना करती हूँ, मैं तो ये क्या करती हूँ, यह कामना करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि अपने जीवन के मौन को, मेरे जीवन का आज मुख, मेरे जीवन का जो मुख है, मुख यानी कि मौन है, चुप्पी है, मौन है, क्या करता हूँ आपके मेरे जीवन की जो मुख है तेरी छाया से हो मिलाप, तेरी छाया से हो मिलाप, यानी कि मैं अपने जीवन के जो मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं, तुम्हारी छाया में मिला दूं। भावार्थ आप समझेंगे तो भावार्थ निकलता है यहाँ पर कि अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। तो भावार्थ में आप इसको कविता में जब आप क्या कर रहे हैं आपके आप व्याख्या कर रहे हैं तो इसको भी आप भावार्थ को भी आप लिख सकते हैं कि अर्थात वह हिमालय के गुणों को, अर्थात जो हिमालय के गुण हैं, ठीक है, तो उसको अपने आचरण में उतारना चाहती हैं, यानी कि मेरे जीवन का आज मुख तेरी छाया से हो मिलाप, यानी कि महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं, अपने जीवन के मौन को तुम्हारी छाया में मिला दूं, अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। आगे लिखेंगे कि तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप,
यहाँ पर लिखती हैं कि वह कामना करती हुई कहती है कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो, तन तेरी साधकता छूले। यानी कि वो यह कामना करती हुई कहती हैं कि जो मेरा शरीर है, तन तेरी, तन यानी कि जो शरीर है मेरा, वो तेरी साधकता छूले, यानी कि मेरा जो शरीर है वो तुम्हारी तरह कठोर साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए, और मेरा मन जो है दोस्तों, आपके जो मेरा मन है, जो मेरा मन है ले करुणा की थाह नाप, यानी कि जो मेरा मन है उतनी करुणा से भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है, जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। पंक्तियां आप समझेंगे ध्यान से, पंक्तियां आप समझेंगे ध्यान से। यहाँ तक की पंक्तियां हम लोगों ने समझ ली कि महादेवी जी कहती हैं कि मैं तो यह कामना करती हूँ कि मैं अपने जीवन के मौन को, मेरे जीवन का आजमुख, मैं अपने जीवन के मौन को तेरी छाया से हो मिलाप, तुम्हारी छाया में मिला दूं। अर्थात वह हिमालय के गुणों को अपने आचरण में उतारना चाहती हैं। तन तेरी साधकता छूले, वह कामना करती हुई कहती हैं कि मेरा शरीर भी तुम्हारी तरह साधना शक्ति से परिपूर्ण हो जाए। मन ले करुणा की था नाप, और मेरे मन में भी इतनी करुणा भर जाए जितनी करुणा तुम्हारे हृदय में भरी हुई है। उर्मे पावस दीर्घ में विहान, मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, कह रही हैं। पावस यानी क्या अर्थ दोस्तों के, ठीक है, पावस का अर्थ ही होता है आपके वर्षा, पावस का अर्थ ही आपके होता है वर्षा, यानी कि मेरे हृदय में भी वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में दीर्घ में क्या है आपके विहान है, यानी कि विहान मतलब होता है प्रातः काल का सौंदर्य, प्रातः काल का सौंदर्य। यानी कि कह रहे हैं कि मेरे हृदय में भी, मेरे हृदय में भी क्या है आपके पावस है, मतलब कि वर्षा का निवास है, तथा नेत्रों में दीर्घ में क्या है आपके प्रातःकालीन सौंदर्य भरा हुआ है। अर्थात मेरे हृदय में करुणा के कारण सरसता बनी हुई है। पावस यानी कि पावस मतलब कि वर्षा का अर्थ यहाँ पर सरसता से है, कि मेरे हृदय में भी करुणा के कारण सरसता बनी हुई है। तात्पर्य यह है कि जिस प्रकार हिमालय सारे कष्टों को सहन कर लेता है, वैसे ही मैं भी संकटों से विचलित ना हूँ। इस तरीके से कामना करती हुई महादेवी वर्मा जी कहती हैं, और इस तरीके से आपकी पूरी व्याख्या बन जाती है, पूरी तरीके से व्याख्या आपकी बन जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको समझना है कि काव्यगत सौंदर्य किस तरीके से लिखना है, काव्यगत सौंदर्य किस तरीके से आपको लिखना है। बहुत ही शानदार से वीडियो है। हाँ, यह है कि वीडियो बड़ा बन रहा है, 45 मिनट का, 50 मिनट का, लेकिन इनको आपको सही तरीके से पढ़ना है और समझना है। एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए अभी से आप इसको समझते हुए चलेंगे तो बहुत मज़ा आपको आने वाला है। काव्यगत सौंदर्य में भाई आपको क्या करना है, जैसा कि मैंने अभी पीछे बताया आपको कि काव्यगत सौंदर्य में सबसे पहले आपको भाषा डालनी है। तो भाई कविता तो एक ही भाषा में लिखी जाती है, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग हुआ है। ठीक है, शैली की बात करते हैं, ये भी गीत शैली में प्रयोग हुआ है, लेकिन ये थोड़ा भावात्मक है, तो आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, या फिर गीत लिख दीजिए, फिर तरीके से लिख दीजिए कि ये भावात्मक गीत शैली का प्रयोग हुआ है, गीत शैली या फिर भावात्मक गीत शैली का प्रयोग हुआ है। बात करते हैं रस की, तो रस तो आपकी वही मेन रस है, शांत रस। ठीक है, इसके अलावा बात करते हैं छंद की, तो छंद भी वही है, अतुकांत मुक्त छंद। ठीक है, क्लियर हो गया। और अलंकार की बात कर लेते हैं कि किस अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, ये भाषाएं आपको याद हैं, खड़ी बोली हिंदी भाषा, शैली में भावात्मक गीत, रस में शांत, छंद में अतुकांत छंद। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें कौन कौन से अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो एक तो भाई आपके अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। ठीक है, आप देख सकते हैं खुद ही। ठीक है, यहाँ पर कि त वर्ण की पुनरावृत्ति हुई है। ठीक है, त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ पर क्या हुआ आपके तन तेरी में त वर्ण की पुनरावृत्ति होने से यहाँ आपके अनुप्रास अलंकार है। समझ गए आपको। ठीक है, कौन सा अलंकार है आपके अनुप्रास अलंकार है। और एक आपका मानवीकरण अलंकार, मैंने बता दिया कि ये पूरी पंक्तियों में हिमालय का मानवीकरण किया गया है, तो आपको हर में ये डालना है कि मानवीकरण अलंकार है, यानी कि इस पद्य में हिमालय का मानवीकरण किया गया है, अतः यहाँ पर मानवीकरण अलंकार है। इस तरीके से आप लिख देंगे, काव्यगत सौंदर्य के पूरे नंबर मिल जाएंगे। और चाहे जो पंक्ति आ जाए, चाहे पद्यांश नंबर 4 आ जाए, चाहे पद्यांश नंबर 3 आ जाए, 2 आ जाए, 1 आ जाए, चाहे जो आ जाए, आपको पूरे 6 अंक मिलने ही वाले हैं, इसमें कोई दो राय आपके नहीं है। ठीक है, तो पूरे पद्यांश को समझा दिया है। अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी जम कर कीजिएगा, और इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। महादेवी वर्मा की बात करते हैं, इनकी कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं आप सुन लीजिए मेरे मुख से, और आप याद कर लीजिएगा। इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हैं निहार, नीरजा, रश्मि, शांति गीत, दीपशिखा, और कुछ मन की महत्वपूर्ण रचनाओं में अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ, पथ के साथी, ये तो आप जानते ही होंगे। ठीक है, तो ये इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं हो गई, लेकिन आपको मुख्य रूप से निहार, नीरजा ये समझना है, बहुत महत्वपूर्ण है। निहार नीरजा बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, इसके अलावा रश्मि बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा सांध्य गीत और दीपशिखा, सांध्य गीत
और आपके दीपशिखा, ये इनकी 5 बहुत ही महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। पेपर में बार बार ये चीज़ें रिपीट होती हैं, ठीक है, इसलिए इसको समझ लीजिएगा। चलिए फिर आज का वीडियो हम लोग यहाँ पर समाप्त करते हैं। लगभग 40 मिनट हो चुके हैं, लेकिन बहुत ही शानदार सा वीडियो मुझे ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि पढ़ने में मज़ा आया कि नहीं, सारे अर्थ समझ में आएगी या नहीं, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। कोई डाउट है तो हमारा पर्सनल नंबर है 958048 ठीक है, ये हमारा पर्सनल नंबर है। इस पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं कोई डाउट हो तो, या फिर अगर आप अच्छी तरीके और भी बेटर करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, तो व्हाट्सअप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी आपको बेहतर स्टडी मटेरियल मिलने लगेंगे, जैसे कि आप लोग वहाँ पर आ जाते हैं। तो व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में है या फिर हमारा नंबर है, ठीक है, तो आप कहीं से भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और भी स्टडी कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं एग्जाम तक। बहुत बहुत धन्यवाद, बाय बाय।